Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture I am going to describe you chapter number 1 class 9 history the French Revolution. इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको कवर किया था कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर एक डायरेक्टरी ने रूल किया, न्यू वी कैन से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को वहां पे अपॉइंट किया गया और जो वोटिंग राइट्स थे उनके अंदर चेंजमेंट किया गया। मिडिल क्लास जो अच्छे स्टेटस से बिलोंग करने लगी थी, वेल्दियर हो गए थे पीपल, उन्होंने पावर को अपने अंडर कर लिया और जो वीकर सेक्शन के लेस प्रोस्पेरस पर्सन थे उनसे उनका वोट डालने का राइट ले लिया गया। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि पूरी जो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर रिवोल्यूशन का सिनेरियो चल रहा था उसके अंदर औरतों की क्या भूमिका रही। ठीक है, वीमेन इन रिवोल्यूशन कैसे पार्टिसिपेशन उन्होंने किया। देखिए, वीमेन एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, स्टार्टिंग से ही वो एक्टिव रही। हमने देखा कि जब 14 जुलाई 1789 के अंदर पेरिस के अंदर रियोट होते हैं और लुई 16 जब पेरिस को घेराबंदी का ऑर्डर देता है अपनी आर्मी को, तो वहां ब्रेड शॉप के ऊपर किसने रियोट को स्टार्ट किया था? लेडीज ने ही किया था, क्योंकि मेनली उस क्यू के अंदर राशन शॉप के लिए या ब्रेड के लिए क्यू में किसको लगना पड़ता था? लेडीज को ही लगना पड़ता था। तो वो स्टार्टिंग से ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही हैं। उनके एक्सपेक्टेशन क्या थी? अब देखिए, हमने वोटिंग का देखा कि नेशनल असेंबली बनी तो वोटिंग राइट किसको दिया गया था? जो एक्टिव सिटीजन्स रहे। कौन रहे? सिर्फ जेंट्स रहे, और वो भी जो कि टैक्स पे करते थे। उन जेंट्स को भी नहीं दिया गया था जो कि लेस प्रोस्पेरस थे, और वुमेन को तो दिया ही नहीं गया। लेकिन बाद में जब राइट टू वोट दिया गया कि 21 ईयर का कोई भी जेंट्स है उसको वोट डालने का राइट दिया जाएगा, जब रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है जिसका नाम कन्वेंशन होता है, उसके अंदर जेंट्स को राइट दे दिया गया था वोट डालने का, बट लेडीज को फिर भी नहीं दिया गया था। तो उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी, वो क्यों रिवोल्यूशन का पार्ट बनी? तो क्या कहता है कि वुमेन वर्क फॉर अ लिविंग, उनको भी काम करना पड़ता था वेजेस के ऊपर। कोई फ्लावर सेलिंग का काम करती थी, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सेल करने का काम करती थी मार्केट के अंदर, और कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दूसरों के घरों में एज ए सर्वेंट काम करती थी। ठीक है, लेकिन ये काम करने वाली औरतें कौन सी? सिर्फ थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, जो लेस प्रोस्पेरस सेक्शन था थर्ड स्टेट का, उसमें से भी उन औरतों को ही काम करना पड़ता था। अब ये क्या कह रहा है आगे कि हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, ये थर्ड स्टेट की औरतों की एजुकेशन तक भी कोई पहुंच नहीं थी। मीन्स इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का कोई प्रबंध नहीं था, जरूरी ही नहीं समझा जाता था कि औरतों को एजुकेट किया जाना चाहिए। और ये फैमिली की देखभाल भी करती थी औरतें जो थर्ड स्टेट की थी। काम करने के साथ साथ भी नहीं ये सब करना पड़ता था कि फैमिली में बच्चे हैं तो उनकी देखभाल करना, खाना बनाना, ब्रेड के लिए ब्रेड लेके आना, शॉप्स पे क्यू में खड़े होना काफी देर तक। तो ये सब चीजें क्या करनी पड़ती थी? औरतों को करनी पड़ती थी, स्पेशली ऑफ द थर्ड स्टेट वुमेन। अब क्या होता था कि वेजेस वर लो, ये काम जो करती थी औरतें, जेंट्स की बजाय इनके वेजेस भी बहुत कम होते थे। तो यहाँ भी इनको क्या था? मेहनत डबल थी और वेजेस कम थे, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था? एग्रेशन इनके अंदर भी बढ़ रहा था। और जब रिवोल्यूशनरी स्टेप सोसाइटी के अंदर उठाए जा रहे थे तो इनको भी लगा कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी है, कौन सी बनी थी? कन्वेंशन के बाद। जो रिसेंट वीडियो के अंदर, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो कवर किया कि उन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट से सीखा था कि एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं देनी है, तो उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के अंदर 5 मेंबर्स को उन्होंने अपॉइंट किया था। तो वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कहलाई। उनको उम्मीद थी औरतों को कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई है वो उनके फेवर में जरूर कुछ ना कुछ काम करेगी। लेकिन जब क्लब्स बन रहे थे, जैसे जैकोबिन क्लब सबसे फेमस था, मैंने बताया उस टाइम में और भी बहुत से क्लब बन रहे थे, तो दे टू हैव देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। औरतें भी अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल क्लब्स उस टाइम पे फॉर्म कर रही थी, वो भी उनमें बैठती थी शाम को जब भी या जिस भी टाइम उनको फ्री टाइम मिलता था, और डिबेट करती थी, डिस्कशन करती थी, अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कशन करती थी। पूरे फ्रेंच सोसाइटी के अंदर नियर अबाउट 60 क्लब्स ऐसे थे जो कि औरतों के बने हुए थे, और इनमें से सबसे ज्यादा फेमस था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये सबसे ज्यादा फेमस क्लब था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे क्या कहता है कि चेंजेस ब्रॉट बाय रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, कि वो क्लब बना रही थी, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी रिवोल्यूशन का, उनकी अपनी क्या डिमांड थी, और जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई आफ्टर कन्वेंशन उसने क्या स्टेप लिए औरतों के लिए? क्रिएशन ऑफ स्कूल्स, कंपल्सरी एजुकेशन। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन,
कि थर्ड स्टेट की औरतों की एजुकेशन के लिए कोई पहुंच नहीं थी, कोई ख्याल नहीं रखता था उनकी शिक्षा का। तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूल्स बनवाए उनके लिए और कंपलसरी कर दिया गया कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन बहुत ही अनिवार्य है। उससे पहले अगर एजुकेशन दी जाती थी ना थर्ड स्टेट की औरतों को, तो वो सिर्फ जो डेवलप्ड प्रोस्पेरस सेक्शन की लड़कियां थी उन्हीं को दी जाती थी कॉन्वेंट के अंदर, क्योंकि कॉन्वेंट में ही वहां पे एजुकेशन का सिस्टम होता था। जैसे आज के टाइम हमारे यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, तो फ्रेंड्स में मैंने पहले भी बताया था कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा थे और वहां पे कॉन्वेंट के अंदर एक रिलीजियस बिल्डिंग जो होती है, एजुकेशन वही दी जाती थी। तो उस कॉन्वेंट में किसको परमिशन थी सिर्फ एजुकेशन देने की, मिडिल क्लास की जो गर्ल्स थी, ओनली द हु दोज आर बिलोंग टू प्रोस्पेरस फैमिलीज। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट विश। इससे पहले क्या होता था कि जो थर्ड स्टेट की लड़कियां थी उनके पेरेंट्स उनकी मर्जी के खिलाफ भी शादी कर देते थे, लेकिन रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि कोई भी पेरेंट अपनी लड़की को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। आफ्टर देन डिवोर्स वाज मेड लीगल। अगर शादी के बाद, मर्जी के बाद की शादी होने के बाद भी या अरेंजमेंट मैरिज होने के बाद भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, डिस्प्यूट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो डिवोर्स को लीगली मान्य किया गया, कोर्ट की तरफ से डिवोर्स ले सकते हैं। और इसको डिवोर्स के लिए विमेन या जेंट्स, लेडी या मैन, कोई भी इसके लिए अपील कर सकता था। मीन सोसाइटी के अंदर अब ऐसा रूल रहा ही नहीं कि हाय औरतें ऐसा कर रही हैं, इनको किसने ऐसा करने की परमिशन दी, तो वो सब खत्म कर दिया गया। They were allowed to train for jobs, become artisans and or run small business। अब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ये भी स्टेप उठाया कि उनको जॉब्स के लिए भी ट्रेंड किया जाएगा। वो सिर्फ घरेलू काम का छोटे मोटे काम ही नहीं कर पाएंगी, अच्छी जॉब्स के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। और उसके बाद वो आर्टिशियंस बनी, बढ़िया कलाकार बनी ट्रेनिंग लेने के बाद। और रन स्मॉल बिजनेस, और छोटे छोटे बिजनेस भी उन्होंने चलाने अपने खुद के सेटअप करना शुरू कर दिया। मीन्स औरतों का स्टेटस क्या हो गया, बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी औरतों को इतना कुछ होने के बाद भी फ्रेंड्स के अंदर राइट टू वोट नहीं मिला, वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो ये मूवमेंट आगे आने वाले 200 साल तक भी जारी रही। और 1946 में जाकर फ्रेंड्स के अंदर कहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा है, 14 जुलाई 1789 के अंदर, और राइट टू वोट मिलता है उनको 1946 के अंदर। और ये जो वोट का जो सफरेज था पूरी यूरोप के अंदर कंटिन्यू रहा, और उन औरतों ने फ्रांस में जो ये लीगल राइट्स के लिए उनका स्ट्रगल था, उन्होंने उसको गिव अप नहीं किया। अब क्या है सिचुएशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर के टाइम पर भी औरतों की सिचुएशन ऐसी ही थी, वो बस काम करती थी और इस तरह से बहुत अच्छी नहीं थी, और वोटिंग के लिए जो कन्वेंशन ने राइट दिया वो भी उनको नहीं मिला। अब ये मैंने आपको बता दिया 1946 में राइट मिलता है फ्रांस के अंदर जाकर। ये एग्जाम्पल है ओलंपी डी गोजेस का। ओलंपी डी गोजेस एक फ्रांस की बहुत ही एक्टिव रिवोल्यूशनरी रही। हमने देखा था कि 1791 के अंदर क्या लिखा था, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। उसी टाइम पे इनका बर्थ हुआ था 1748 में और इनकी डेथ होती है 1793 के अंदर। तो 1791 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो ओलंपी डी गोजेस ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, जो राइट्स का जो वी कैन से आर्टिकल लिखा गया, वो किसने लिखा था, ओलंपी डी गोजेस ने लिखा था। ठीक है, और उन्होंने अपील की नेशनल असेंबली से भी और क्वीन से भी। उस टाइम पे तो क्वीन थी, उस टाइम तक उनको हैंग नहीं किया गया था, 93 में है 4 में हैंग किया गया उनको। तो अपील की कि इनको जो है वर्क के अंदर लाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लाया जाए। लेकिन जेंट्स जो सोसाइटी थी वो इस चीज को ठीक नहीं मानती थी कि ऐसा हो, तो उनके ऊपर भी उनको ट्रायल के अंदर लिया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है कोर्ट के अंदर, और उनके ऊपर भी ट्रीजन का आरोप लगाया जाता है, देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, और 1793 में उनको हैंग कर दिया जाता है, सजाए मौत दे दी जाती है। लेकिन उनका ये स्ट्रगल आगे भी जारी रहता है, पूरे यूरोप के अंदर जारी रहता है, और लास्ट में जाकर 1946 के अंदर फ्रांस के अंदर औरतों को वोट टू राइट मिलता है। आई होप आपको सॉरी क्लियर हो गया होगा
कि विमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा, क्या रोल रहा रिवॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एबोलिशमेंट ऑफ स्लेवरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।